Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope that you all are fine. Okay, so the topic of our today lecture is Gaussian elimination method for 2 cross 2 system of linear equations. ठीक है जी। अब इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हमने ये देखना है कि हमने लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी और उसके अंदर नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या था और क्या मेथड्स थे। जस्ट एक रिकॉल करते हैं चीज़ें और फिर हम अपने असल लेक्चर की तरफ आते हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि ये 2 क्रॉस 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और इसमें हमने देखा था कि इस 2 से मुराद है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और दूसरे 2 से मुराद है कि इसमें 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, यानी 2 वेरिएबल्स वाली 2 इक्वेशंस। तो ये इस 2 क्रॉस 2 सिस्टम का मतलब है। उसके बाद आगे हमने इसका सॉल्यूशन देखा था कि हम उस जो हमारा वो सिस्टम है उसको हम कैसे आम तौर पे सॉल्व करते हैं। तो उसमें 2 तरीके थे। एक तो सब्स्टिट्यूशन है कि आपने एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाली और उसको और ज़ाहिर है वो वैल्यू इन टर्म ऑफ सेकंड वेरिएबल होगी। मतलब अगर आपने x की वैल्यू निकाली तो उसमें उसकी राइट साइड पे y इन्वॉल्व होगा। तो उस x को उस एक्सप्रेशन को आपने उठा के किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया तो वहाँ से जो y है यानी दूसरा वेरिएबल उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में पुट करें, चाहे उसी वापस x वाले एक्सप्रेशन में पुट करें, तो आपको दूसरे वेरिएबल यानी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। और एलिमिनेशन मेथड में क्या था कि हम दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को सेम करते हैं। मसलन अगर पहली इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 7 है और दूसरी में 7x प्लस 4y इक्वल टू 9 है, तो हम पहली इक्वेशन को दोनों तरफ से 7 मल्टीप्लाई करके तो हम x के कोएफिशिएंट सेम करके और दोनों इक्वेशंस को हम सब माइनस कर लेते हैं एक दूसरे से, जिससे एक वेरिएबल कैंसिल हो जाता है और दूसरे की वैल्यू आ जाती है। तो जब दूसरे की वैल्यू आ जाती है तो पहली किसी इक्वेशन में पुट करके हम दूसरा वेरिएबल निकाल लेते हैं। तो ये दोनों मेथड आप आमतौर पे यूज़ करते रहते हैं क्वेश्चंस में। सब्स्टिट्यूशन कर ली या एलिमिनेशन कर ली। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो अगला उस नेचर ऑफ सॉल्यूशंस था वो हमने ग्राफिकली भी देखा कि उसमें अगर हमारी दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में किसी पॉइंट पे एक मुत्तफिक होकर कट जाती हैं तो उनका एक पॉइंट्स पे कटना ये बताता है कि उसका एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर 2 लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, ग्राफ अगर बनाया जाए वो लाइंस पैरेलल होती हैं, और ये अगर आप पिछला लेक्चर देखें तो ये बड़ी वजाहत में बताया गया। तो अगर वो लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर 2 लाइंस एग्जैक्टली वो 2 नहीं है, एक ही लाइन है, सिर्फ वो लिखने में 2 हैं, यानी एक इक्वेशन को हमने किसी एक इक्वेशन के दोनों तरफ एक और नंबर मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हमने एक और इक्वेशन बना ली, तो वो बज़ाहिर देखने में 2 इक्वेशंस हैं, लेकिन जब उनका ग्राफ प्लॉट होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर लाइंस बनेंगी। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट इसका है वो उसी का पॉइंट है। इसका मतलब कि वो हर पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब क्रॉस तो नहीं लेकिन हर पॉइंट पे एक दूसरे पे लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक तो सिस्टम ऑफ 2 क्रॉस 2 लीनियर इक्वेशंस पढ़ा कि वो क्या होता है, फिर उसके बाद उसका जो आम एल्जेब्रिक मेथड होता है उसको सिंपल सॉल्व करने का वो हमने देखा, और उसके बाद हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को देखा कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन उस मेथड का क्या है। तो इसमें अगर आप ये दूसरा पॉइंट देखें तो इसमें मैंने एक एलिमिनेशन का लफ्ज़ यूज़ किया। वो उस वक्त हम एलिमिनेट करते थे एक वेरिएबल को। आज जो हमारा मेथड है वो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है। इसके तहत हम जो है वो एक पूरा रो ऑपरेशन करके तो हम अपने उस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। अब हम उसके स्टेप्स देखते हैं कि वो क्या हैं। अब इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द एक तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हम देखेंगे और उसमें बताएंगे कि गॉसियन एलिमिनेशन क्या है। दिस इज़ नोन एज अ रो रिडक्शन। ठीक है, ये एक रो रिडक्शन प्रोसीजर है इन an algorithm in the linear algebra for solving the system of linear equation। ठीक है, ये रो ऑपरेशन है, इसमें उसके अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर ये होता है कि ये बिगिन इसका प्रोसीजर ये होता है कि हम स्टार्ट लेते हैं 2 क्रॉस 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है जी, वही 2 इक्वेशंस जैसे
पुराने सवालों में होती थी, इसमें भी उसी तरह 2 इक्वेशंस होंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके सिस्टम को हम एक एरे की फॉर्म में लिख के और कॉलम बाय कॉलम हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रो ऑपरेशन की मदद से। ठीक है, रो ऑपरेशन की मदद से हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और इनटू एन इक्विवेलेंट सिस्टम, और उसके अंदर हम एक इक्विवेलेंट उससे यानी उसको सॉल्व करते जाते हैं और सिस्टम वही रहने देते हैं, और एंड पे जाके हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप एक चीज़ बन जाए जिसको 1 0 0 1 कहते हैं। ठीक, अब जब वो सिस्टम वो बन जाता है या नहीं बन पाता तो फिर वहाँ पे हमारे सामने चीज़ें आती हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशन है। तो फाइनल इसमें क्या होता है, द इक्विवेलेंट सिस्टम इज़ वन विच हैज़ द सेम सोल्यूशन एज द ओरिजिनल सिस्टम। तो वो असल में जो हमारे पास वो इक्विवेलेंट सिस्टम आ जाता है वो हमारे पास उसका सोल्यूशन सिस्टम का दे देता है, या जो भी उसकी नेचर है वो बता देता है। अब इसमें ये रो ऑपरेशन क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें ये प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी जो है वो रोज़ की पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं। मसलन अगर एक मैट्रिक्स लिखा है 1 3 4 2, तो आप इस 1 3 रो को यहाँ लिख दें, यानी और 4 2 को आप इधर नीचे लिख दें। ठीक है, तो ये आपस में रिप्लेस कर, तो ये जो साइन आपको सिंबल नज़र आ रही है डबल एरो एक लाइन सी, इसका मतलब है कि ये दोनों रोज़ आपस में एक दूसरे से स्वैप हो रही है। उसके बाद ये होता है कि मल्टीप्लाई अ रो बाई यानी नॉन ज़ीरो सिंगुलर। आप किसी भी रो को किसी भी नॉन ज़ीरो सिंगुलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ कह रहा है कि हमने रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और हमने एक रो 2 रिफ़्रेश कर ली, बना ली। तो आप देखें 7 8 अपनी जगह पे है, और हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। तो ये इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है रो के ऊपर। उसके बाद है कि हम ऐड टू वन रो अ सिंगुलर मल्टीपल ऑफ अनदर, कि हम किसी रो के अंदर किसी दूसरे रो को सिंपली ऐड कर लें या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। ज़ाहिर है जब सिंपली ऐड करेंगे तो वो 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा होगा, और अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी सेम इसी तरह एडिशन रूल बनता है। अब यहाँ पे जैसे लिखा है कि रो 2 के अंदर हम ऐड करें रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है जी, अब आप देखिए अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 14 आता है, तो 14 को जब मैं इस 2 में ऐड करूँगा तो ये 16 आएगा। इसी तरह अगर 8 2 16 और वो इस 3 में ऐड करूँ तो 19। तो ये कुछ मिसाल थी आपके रो ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, अब जो गॉसियन एलिमिनेशन जो मेथड होता है इसके अंदर हमारा ये ओरिजिनल सिस्टम इस फॉर्म में होता है। यहाँ ज़ाहिर है A1 B1 की जगह कोई नंबर्स होंगे। उसके बाद हम इसको गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन जो रो ऑपरेशन के तहत हम करते 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 यहाँ कोशिश करते हैं कि A1 की जगह जो भी नंबर था वो 1 में तब्दील हो जाए, और उसके बाद यानी डायगनल में हमें 1 मिल जाए और ऑफ डायगनल हम 0 बना लें। अब ये कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं है कि हमें क्वेश्चन आया और हमने एक स्टेप में इसको 1 0 0 1 लिख दिया और हमने कहा ये ले जी बन गया, सवाल हल हो गया। नो, आप राइट साइड पे एक यू शेप देख रहे हैं ये। ठीक है, ये एक 1 0 0 1 और ये एरोस बने हैं, ये आपको बता रहे हैं कि आपने मूव कैसे करना है। मूव यूँ करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद जब एक दफ़ा 1 बन गया फिर आप ये नहीं कि डायरेक्ट इसको जाके 1 बनाएं, फिर आपने ये 1 बनाने के बाद फ़ौरन इसी कॉलम में रहना है, आपने इस कॉलम से हटना नहीं है। इस कॉलम में इस 1 के नीचे 0 बनाना है। जब ये कॉलम 1 0 बन गया फिर आपने गौर करना है इस साइड पर, फिर आपने इधर मूव करना है। अब यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसको 1 बनाना है, और जब ये 1 बन गया तो इस 1 की मदद से ये 0 बनेगा। तो जहन में रहे कि 0 जो भी बनना है वो 1 की मदद से बनना है और 1 ने इंडिपेंडेंटली बनना है। ठीक है, तो लेकिन ये जो कुछ होगा रो ऑपरेशन से, लेकिन नज़र हमारी कॉलम पे रहेगी। राइट, तो कॉलम के अंदर से ऐसे यू शेप में मूव करना है, बट करने हमने रो ऑपरेशन से। तो अब इसमें हमारे जब सॉल्व हो जाएगा तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इसमें गॉसियन एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट के तहत क्या होगी कि जब हम सॉल्व कर लेंगे तो अगर तो हमारा 1 0 0 1 की फॉर्म बन गई तो हम कहेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर ऐसी फॉर्म बन गई कि जिसमें किसी एक यानी मैट्रिक्स या ये जो लाइन के अंदर जो भी एक फॉर्मेशन है उसमें अगर एक तरफ पूरी रो 0 है और राइट साइड पे 0 नहीं है, तो ये इनफैक्ट ये कहा जा रहा है
कि 0.7 के इक्वल होता है, जो कि एग्जैक्टली जो होता ही नहीं है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो जब ऐसे एक रॉन्ग किस्म की रो आपको मिल जाए जिसमें एक तरफ तो ज़ीरो एलिमेंट्स हों, दूसरी तरफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट हों, तो हम कहेंगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर ये पूरी रो ही ज़ीरो हो जाए, यानी इस लाइन से इधर भी दोनों पॉइंट ज़ीरो हैं और इधर भी ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब है इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो 3 सूरतें देखी, अगर तो 1001 बन जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये कोई एक रो में हमारे पास जो है वो मतलब इधर ज़ीरो आ जाए और उधर नॉन ज़ीरो आ जाए तो नो सॉल्यूशन, और अगर पूरी रो ज़ीरो हो जाए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब बाकी जो डिटेल्स हैं, जो फर्दर डिटेल्स जो आप बुक से पढ़ना चाहें तो वो मैंने ये आपके बुक के जो हैं इमेजेस ये भी मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा, जैसे हम पहले करते रहे हैं। ठीक है जी, तो वो आप इसके ये पेज नंबर 97 से 104 तक आप इसको पढ़ेंगे। तो ये तो इसका एक बेसिक हो गया, एक ओवरव्यू हो गया कि हम करेंगे क्या। अब हम आते हैं इसकी बाकायदा एक्सरसाइज पे, जो हमारी एक्सरसाइज इस चैप्टर के एंड पे है, ये एक्सरसाइज। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस इसमें हो सके। अब यहाँ वो कह रहे हैं एक्सरसाइज 1 to 20 डिटरमिन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन सेट यूनिक इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ 2x2 इक्वेशन सिस्टम यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। अब जब उसने देखें गॉसियन एलिमिनेशन मेथड मेंशन कर दिया है तो हम किसी और मेथड से उसको सॉल्व नहीं करेंगे, जैसा मेथड बता रहा है वैसे करेंगे। हाँ, अगर आपको वैसे कहता है कि इस इक्वेशन ऑफ सिस्टम को सॉल्व करें तो दिस इज़ अप टू यू कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हम एक सवाल ऐसा देखेंगे कि जिसमें एक में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए, एक में इनफाइनाइट का केस हो और एक में नो सॉल्यूशन का केस हो। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हमें दी हुई है। ठीक है जी, ये 3x - 2y = 7 और 2x + 4y = 10। तो ये हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं। हमने ये दोनों इक्वेशंस 1 और 2 करके लिख ली। सारे स्टेप्स इसलिए किए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इनको करने में। अब होता ही है कि जितने इनके कोएफिशिएंट्स हैं वो एक मैट्रिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, 3 - 2 2 4, और जो बाकी वेरिएबल जो इसके इन्वॉल्व हैं वो एक कॉलम वेक्टर बन जाता है x y का, और इक्वल टू की साइड पे जो 7 और 10 है वो दूसरा एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो सिस्टम ऑफ जो 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में मैं यानी इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसके अंदर ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये इतना हिस्सा, इसको हमने इस साइड पे ये लिख दिया। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया, और ये जो पार्ट है ये वाला, इस हिस्से को हमने यहाँ पे दोबारा ये नीचे लिख दिया। तो ये हमने इसके न्यूमेरिकल जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास फॉर्मेशन आई है इसको हमने कोशिश करना है कि इसके ऊपर एक, वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन 3 हमने, हमारे पास 3 एक एक्सप्रेशन आई है, इसके ऊपर हमने वो रो ऑपरेशन अप्लाई करना है यू शेप के अंदर, वो जो ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताई थी। तो इसके तहत चल के हमने इसको करना है। अब देखें, होता ये है कि हम किसी भी रो को 1 बनाने के लिए किसी दूसरी रो से माइनस कर सकते हैं। मतलब आप 3 में से, आपको नज़र आ रहा है कि इस 3 में से अगर ये 2 माइनस होता तो यहाँ आसानी से 1 बन जाता। तो ये भी हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम कहते हैं कि रो 1 - रो 2, यानी हम रो 1 में से रो 2 माइनस करते तो वो भी हमारे पास 1 आ जाता। तो वो चलें, एंड पे हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस ऑपरेशन से हुआ है, तो वो भी हम देख लेंगे बाहर सूरत। फ़िलहाल मैं इनको डिवाइड करके 1 बना रहा हूँ, और बाकी जो 0 बनाने होंगे वो मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके बनाऊँगा। तो फिल वक्त ये हमने जहन में रह के चले। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पे देखना है, सिर्फ हमने इस 3 को देखना है कि ये 1 डिवाइड होकर किससे 1 बन सकता है। तो मैथमेटिक्स का असूल है कि किसी भी नंबर को अपनी ज़ात से डिवाइड करें तो 1 बनता ही बनता है। तो अगर आप सिर्फ इस नंबर को जहन में रख के करेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होता जाएगा। अब जाहिर आप सिर्फ इस एक नंबर को अपने आप पे डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि रो ऑपरेशन के कंसेप्ट के तहत पूरी रो जो है वो इस नंबर से डिवाइड होगी, यानी कि हमने रो 1 को 3 से डिवाइड करना है। राइट, पूरी रो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रही है, और साथ ही आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया है कि R2 एज इट इज़, यानी रो 2 को हमने नहीं छेड़ना, तो रो 2 हमने एज इट इज़ लिख दी। तो सिर्फ रो 1 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। जब 3 से डिवाइड किया तो ये 3 से क्रॉस होकर 1 आ गया, ये -2/3 और 7/3 आ गया। अब यहाँ पे आपका ये 1 बन चुका है, ये वाला जो ये 1 है ना,
ये आप यहाँ बना चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसके नीचे ज़ीरो बने। अब ये ज़ीरो तभी बन सकता है कि जिसको ज़ीरो बनाना है, ज़ाहिर है वो देखें क्या लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है 2। अब अगर 2 में से मैं 2 को ही माइनस कर दूँ तो वो ज़ीरो बन सकता है, लेकिन मैं किसी कांस्टेंट को तो माइनस नहीं कर सकता। मैं उसके लिए वो 1 वाली जो रो है जिसमें 1 आ चुका है उसकी मदद लेके ही उसको मैं ज़ीरो बना सकता हूँ। तो अब यहाँ पे इस स्टेज पे जो ऑपरेशन होगा उसमें रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि रो 1 इस वक्त 1 बन चुका है उस स्टेज पे। उस कॉलम के नीचे अब ज़ीरो बनने हैं, ठीक है। ये जैसे फ्लो नज़र आ रहा है। अब ये ज़ीरो तब बनेगा अगर मैं इस 2 में से, ठीक है, ये जो रो 2 है, इस 2 में से मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो ये 2 माइनस 2 1 से 2 होके ये कैंसिल होके ज़ीरो आ जाएगा। तो ऑपरेशन क्या हुआ कि रो 2 में से माइनस कर दें 2 टाइम रो 1 को। तो जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो ये रो के हर एलिमेंट पे होगा। तो कैसे हुआ, ये 2 वही, ठीक है जी, ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 जो है ये 2, ठीक, ये 2 वही है जो आपके पास ये 2 है, ठीक। और -2 टाइम ये वो -2 है, -2 इंटू रो 1, तो -2 और रो 1 का ऊपर एलिमेंट 1 है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वही आपके पास आ गया कि 2 माइनस, यानी रो का 2 -2 टाइम एलिमेंट ऑफ रो 1, फिर ये रो का 4 -2 टाइम एलिमेंट ऑफ रो 1, फिर इस साइड पे आ जाए 10 -2 टाइम एलिमेंट ऑफ रो 1। तो जब ये करेंगे और आप इनको मल्टीप्लाई और सारी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, और ये सॉल्व करके 16/3 आ जाएगा, और ये सॉल्व करके 16/3 आ जाएगा। अब हमारे पास उस u के कॉन्सेप्ट के तहत हमारा ये 1 और 0 बन गया। अब हमें इधर यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। अब 1 बनाने के लिए क्या है कि अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो चीज़ एक दफ़ा 1 बन गई वो कभी चेंज नहीं होगी अगर आप स्टेप ठीक कर रहे हैं, और जो चीज़ एक दफ़ा 0 बन गई वो चेंज नहीं होगी अगर आप अपने स्टेप ठीक कर रहे हैं, राइट। अब हमारा फोकस है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर, ये जो जगह है यहाँ पे हमें इस जगह पे हमें 1 मिले जो 16/3 है, क्योंकि 1 0 तो बन गया। अब हमें यहाँ से 1 0 ऊपर की तरफ बनाना है। तो ये 16/3 1 कैसे बनेगा अगर ये अपनी ज़ात से डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि रो 1 एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि रो 1 की अभी बारी नहीं आएगी जब तक यहाँ पे 1 नहीं बन जाता। तो रो 1 हमने ऐसे ऊपर से देख के यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और उसके बाद हमने रो 2 को डिवाइड कर दिया 16/3 से, ये ऑपरेशन लिखा हुआ है। तो हर एलिमेंट ऑफ रो 2 16/3 से डिवाइड हो रहा है। तो 0 को जब आप 16/3 से डिवाइड करेंगे तो उस पर तो असर नहीं होगा, वो 0 रहेगा। तो ये अपने आप से कट के ये 1 1 बन गए, ठीक। अब हम 1 0 और 1 बना चुके हैं। अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए। अब आप देखें यहाँ -2/3 लिखा हुआ है, अगर कहीं से 2/3 आके इसमें प्लस हो जाए तो ये 0 बन जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत अब हमारी रो 2 के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी, रो 2 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, रो 1 प्लस, अब जाहिर है जो भी नंबर है उसका उलट ऑपरेशन हो रहा है ना। अगर यहाँ -2/3 है तो हमने इसके उलट को ऐड करना है। तो क्या होगा, रो 1 प्लस, अगर -2/3 तो आप लिखेंगे 2/3 इंटू रो 2। इंटू रो 2 क्यों कि इस 2/3 के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो वो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 2/3 बन जाएगा। तो ये पूरी रो पे ऐसे ही ऑपरेशन हुआ है जैसे ऊपर हम करके आए हैं। तो जब आपने सॉल्व किया तो ये सॉल्व होकर यहाँ 0 आ गया, और ये साइड सॉल्व होकर यहाँ 3 आ गई। अब अगर इसको वापस हम उस इक्वेशन में लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा, 1x1 + 0x2 = 3 और 0x1 + 1x2 = 1, ठीक है। या अगर x y की फॉर्म में देखें तो क्या आएगा, x + 0y = 3 और 0x + 1y = 1। तो वो 0y ख़त्म और 0x भी ख़त्म, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू आप ऊपर किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो ये जस्टिफाई हो जाएगा कि वो इक्वेशन वो ये वाला आंसर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आ गया। तो जब हमारे पास एक ये फॉर्मेशन बन जाए तो यूनिक सोल्यूशन है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है। बिल्कुल अब मैं थोड़ा तेज़ चलता हूँ क्योंकि स्टेप आपको समझ आ गए होंगे। उसी तरह इक्वेशन को लिखना है और वही फॉर्मेशन बना के उसके बाद हमने इसको फिर यहाँ पे लिखा कि जो ये फॉर्मेशन हमारी बनी है इसको हमने यू शेप का एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है जो कि रो ऑपरेशन से होगा। उसी तरीके से हमने पहले यहाँ 1 बनाया, 1 बनाने के बाद उसके बाद नीचे हमने जब 0 बनाने लगे तो 0 बनाते हुए ये तो टर्म 0 बन गई,
लेकिन उसी के साथ साथ ये अगली सारी पूरी रो ही ज़ीरो होगी। तो वो जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर ये पूरी रो ज़ीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि इसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, यानी कि ये अगर ग्राफ के ऊपर इक्वेशंस प्लॉट होती तो ये दोनों एक इक्वेशन होती, मुख्तलिफ ना होती, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने पिक किया है और ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है। अब अगर हम एक लम्हे के लिए इस इक्वेशन को गौर से देख लें तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, यहाँ अगर 24 है तो नीचे -8 है, 15 है तो +5 है, 30 है तो ये -20 है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ये जो इक्वेशंस आई हैं इनको हम वही जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो सारे आपने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे। उसी तरह इक्वेशन नंबर 3 टाइप एक एक्सप्रेशन बना। अब हमने इस उन्हीं स्टेप्स के तहत हमने 1/24/4 और वो जो स्टेप्स ऊपर क्वेश्चन नंबर पहले की एक्सप्लेनेशन में हमने किए, तो हमने पहले यहाँ 1 बनाने के लिए 24 को 24 पे डिवाइड किया और पूरी रो को 24 पे डिवाइड करके यहाँ 1 बना। और अगले स्टेप में जब हमने इस रो 1 की मदद से यहाँ 0 बनाने के लिए, ये -8 है तो +8 करके, और +8 ऐसे नहीं किया बल्कि रो 1 से मल्टीप्लाई करके इसको +8 किया। तो जब हमने ये एक्सप्रेशन बनाई तो यहाँ 0 बनने के साथ साथ दो अब चीज़ें सामने नज़र आई कि यहाँ जो 0 बना है उसके अगले स्टेप में हमने यहाँ 1 बनाना था, यहाँ तो 0 बन चुके, ठीक है। अब इसका मतलब मैंने कहा था जो एक दफ़ा 0 बन जाए वो कभी चेंज नहीं होगा, जो 1 बन जाए वो चेंज नहीं होगा। अब जब पहली बात, अब जब यहाँ 1 आएगा ही नहीं तो हम आगे यूनिक की तरफ सोच भी नहीं सकते। और एट द सेम टाइम यहाँ पे एट द सेम टाइम यहाँ पे जो एक और प्रॉब्लम हुई है वो क्या हुई है कि यहाँ 0 0 इधर तो आ गए लेकिन इधर नॉन ज़ीरो आ गए, ठीक है, जिससे ये जाहिर हुआ कि कभी 0 30 के इक्वल नहीं हो सकते, राइट। तो इसका मतलब है कि इसका कोई सलूशन नहीं है। तो आज जो हमने चीज़ें देखी वो उसमें हमने ओवरव्यू देखा और हमने 3 क्वेश्चंस देखे जिसमें हमारे पास एक यूनिक सलूशन आया, राइट, जिसमें 1 0 0 1 बन गया। उसके बाद हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आए जिसमें 1 0 बना लेकिन 0 2 बना और फिर इधर 0 4 बन गया, यानी पूरी रो 0 हुई, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और उसके बाद हमारे पास नीचे एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जिसमें हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस आया जिसमें रॉन्ग एक्सप्रेशन आ गई, राइट। बाकी जो आपके अदर क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर लाइंस पे, ये आपको क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये इन्हीं लाइंस पे आपने इस लेक्चर को सुन के तो आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, राइट। सो इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो उसको आगे वजाहत करने से पहले जो अभी हमने चीज़ें की उसको मैं रिकॉल कर देता हूँ कि हमारे आज के लेक्चर में क्या था कि हमने 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, उसको हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से करना था। उसके हमने फिर कुछ स्टेप्स देखे कि क्या होगा, 2x2 सिस्टम लेंगे, उसके ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन होगी और फिर एक 1 0 0 1 की फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए रो ऑपरेशन करेंगे। रो ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। सो रो ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे मैंने आपको उसकी वजाहत की। फिर मैंने आपको बताया कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में एक ओरिजिनल सिस्टम लेते हैं, उसको फिर हम एक यू शेप की फॉर्म में मूव होते होते एक 1 0 0 1 की फॉर्म बनाते हैं और जब वो फॉर्म बन जाती है तो हम देखते हैं कि उसके 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम यही जो कॉन्सेप्ट हमने 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए पढ़ा, इसको हम इंशाल्लाह ताला 3x3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए पढ़ेंगे। जाहिर है उसमें 3x3 से मुराद क्या होगी कि 3 ही इक्वेशंस होंगी और 3 ही उसके अंदर हमारे वेरिएबल्स होंगे, राइट। और वो सिस्टम हम पढ़ेंगे और उसके अंदर फिर हमारा जो वो फॉर्मेशन बनेगी वो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 की एक फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। जैसे अभी 2x2 सिस्टम में हमने 1 0 0 1 बनाने की कोशिश की, इस तरह उसमें हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। उसमें क्या होगा कि उसमें हम W की फॉर्म में चलेंगे। W की फॉर्म से मुराद कि पहले कॉलम से हम नीचे आएंगे, फिर हम दूसरे कॉलम से ऊपर जाएंगे और फिर तीसरे कॉलम से हम फिर नीचे आके तो तीसरी रो में तीसरे कॉलम में हम फिर ऊपर चले जाएंगे। तो वो एक समझाने के लिए मैं आपको W की फॉर्म कह रहा हूँ। मतलब हमने 1 बाई 1 कॉलम को जहन में रख के चलना है। इसमें तो थे ही 2 कॉलम 2x2 में, इसलिए आपको ये यू शेप नज़र आई।
तो जब हमारे पास कॉलम 3x3 के हो जाएंगे, मतलब मैट्रिक्स 3x3 की फॉर्मेशन होगी, तो हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे। तो हम एक वक्त में एक पूरे कॉलम पे फोकस कर रहे होंगे। तो पहले कॉलम में फोकस करेंगे, फिर हम दूसरे कॉलम में जब जाएंगे तो उसके सेंटर में 1 बनेगा, ऊपर नीचे 0 बनेगा। फिर हम जब राइट साइड पे जाएंगे तो सबसे नीचे 1 बनेगा और ऊपर 2 0 बनेंगे। ये करने के बाद फिर हम उसका नेचर देखेंगे उसी अंदाज में कि अगर हमारे पास वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया तो हम कहेंगे इसका यूनिक सोल्यूशन है। और अगर कोई एक रो पूरी की पूरी 0 आ गई तो हम कहेंगे इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं। और अगर हमारे पास वो जो इक्वल वो रो आई है जिसमें मैट्रिक्स के अंदर सारे 0 के एलिमेंट्स हैं और राइट साइड पे कोई नॉन ज़ीरो है, तो हम कहेंगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। और उससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी देखेंगे। और उसके अंदर हम वो जो मैंने आपको शुरू में बताया कि रो ऑपरेशंस में हम 1 बनाने के लिए किसी एक रो को माइनस भी कर सकते हैं दूसरी से, तो वो भी हम उसके कुछ वो आपको क्वेश्चन उधर भी नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। बाकी जो आपको मैंने ये बुक के पेजेस दिए हुए हैं इसके शुरू में, इनको ज़रा डिटेल से पढ़िएगा। यही जो बातें मैंने शुरू में की हैं वो सारी इनकी वजाहत इनमें मौजूद हैं। ठीक है, उनको मैंने सम अप करके यहाँ पे की है। ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह ताला जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो हमारा जो ऑनलाइन सेशन होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।